हेलो डियर व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन में। इस सेशन में आप लोग देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी कि द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसको आप लोग शॉर्टकट में SC/ST एक्ट भी बोलते हैं। यह मैंने 2015, 2018 तथा 2022 के अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के साथ लिखा है इस नोट्स को। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान APO एग्जाम में 8 माइनर एक्ट पूछे जा रहे हैं। मैं सभी माइनर एक्ट को कवर करवा रही हूँ। इसी क्रम में यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने द राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट 2022 का वीडियो डाला है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी वीडियो को सीक्वेंस से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इसकी PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबी जुडिशरी जोन। अब देख लेते हैं एक एक करके सभी धाराओं को। मैंने इस एक्ट के सभी पॉइंट को लिखा है, जैसे कि उद्देश्य, विशेषताएं, प्रस्तावना। ये नोट्स आपको प्री और मेंस दोनों एग्जाम में हेल्प करेगी। पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। कभी कभी एग्जाम में एक्ट का ईयर पूछ लेता है कि कौन से सन में बनाया गया है। इंग्लिश में है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यह डेट 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित हुआ था तथा इसको 16 अगस्त 1989 से लागू किया गया। इसका एक डेट और है कि यह 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि यह एक्ट 2015 संशोधन के साथ और 2018 संशोधन के साथ और 2022 के संशोधन के साथ भी है। अब ये तिथि आप लोग याद रखिएगा कि जो 2015 का संशोधन है वह 26 जनवरी 2016 से लागू है और जो 2018 में संशोधन हुआ था वह 20/8/2018 से लागू है। आगे पढ़ लेते हैं अधिनियम का उद्देश्य देख लेते हैं। इस अधिनियम का यानी कि SC/ST एक्ट का उद्देश्य क्या है, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। पढ़ लेते हैं इसको। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार को रोकना। नेक्स्ट है इनसे संबंधित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना करना। यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है अनन्य विशेष न्यायालय, यह वर्ड 2015 की अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था जो कि 2016 से लागू है। नेक्स्ट है ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। एंड नेक्स्ट इनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। अगर हम इसको पॉइंट वाइज लर्न करेंगे, याद करेंगे, तो पहले में क्या हो जाएगा कि जो भी SC/ST के सदस्य हैं उन पे जो अत्याचार होते हैं उनको रोकना तथा उनसे संबंधित जो भी अपराध हैं उनके विचारण के लिए विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना करना तथा ऐसे अपराध जब हो जाते हैं तो उनसे पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको राहत देना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना और भी इनसे संबंधित यानी SC/ST सदस्य से संबंधित जो भी विषय हैं उनका उपबंध करना। आगे पढ़ लेते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 पारित किया। आदिवासी जाति या समुदाय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति माना गया है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत संबंधी अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। आप लोगों को पता ही होगा छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में संविधान में। न्याय में कमी को रोकना तथा भारत में दलितों के खिलाफ बढ़ते हमले का निवारण करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। आगे पढ़ लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि टोटल कितने अध्याय हैं। इस एक्ट में टोटल 5 अध्याय यानी कि 5 चैप्टर हैं तथा कुल धाराएं 23 है। अब देख लेते हैं कौन से अध्याय में क्या दे रखा है, क्योंकि ये पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में कि कौन से अध्याय में क्या दे रखा है, किस चीज़ का प्रावधान है। तो देख लेते हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक है जो कि धारा 1 से लेकर के 2 तक है। अध्याय 2 में है अत्याचार के अपराध, धारा 3 से लेकर 9 तक है। अध्याय 3 में है निष्कासन, यह है धारा 10 से लेकर के 13 तक। अध्याय 4 है विशेष न्यायालय एवं अनन्य रूप से विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है, यह है धारा 14 से लेकर 15 तक। और धारा 4A है आहतों व गवाहों के अधिकार, जो कि धारा 15A जोड़ा गया है। अध्याय 5 में प्रकृति दे रखा है, इसकी धारा है 16 से लेकर के 23 तक। अब सभी धाराओं को एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 1989। विस्तार है इसका संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ है इसका 30 जनवरी 1990 को। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2 परिभाषाएं देख लेते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं दे रखी हैं। धारा 2A में अत्याचार को परिभाषित किया गया है, देख लेते हैं। धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत हैं, यानी कि धारा 3 में कुछ पॉइंट वाइज करके अपराध की सूची दी गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी अपराध धारा 3 में बताए गए हैं वही अभिप्रेत है अत्याचार से। आगे देख लेते हैं बी, यानी कि धारा 2B में संहिता को परिभाषित किया गया है। यहाँ पे CRPC 1973 अभिप्रेत है, यानी कि इस एक्ट में जहाँ भी संहिता शब्द का यूज होगा वहाँ पे मतलब होगा CRPC, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता का। आगे देख लेते हैं धारा 2BB, यह जोड़ा गया है 2015 अमेंडमेंट से, जो कि 2016 से लागू है। यहाँ पे है आश्रित, धारा 2BB में है आश्रित। पढ़ लेते हैं इसको, कौन कौन से लोग आश्रित में आ जाएंगे। पीड़ित के पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन अभिप्रेत हैं, जो पीड़ित पर पूर्णतया या भागतः आश्रित हैं। यानी कि आश्रित में कौन कौन से लोग आ जाएंगे, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पति हैं या फिर पत्नी है या फिर बच्चे माता पिता और भाई बहन आ जाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं BC, धारा 2BC में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई व्यापारिक सेवा प्रदान करने या उसे प्राप्त करने से इनकार करना या अन्य व्यक्तियों से पृथक करना व्यापारिक संबंधों में आ जाएगा आर्थिक बहिष्कार के अंतर्गत। प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने के लिए संविदात्मक अवसरों से इनकार करना, किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करने से इनकार करना, ये सब आ जाएगा किसमें, तो आर्थिक बहिष्कार में। आगे देख लेते हैं धारा 2BD में दे रखा है अनन्य विशेष न्यायालय को, पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए धारा 14 का उपधारा 1 के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत है। यानी कि धारा 14(1) में अनन्य विशेष न्यायालय के बारे में जो अभिप्राय है वही यहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं धारा 2BE के अंतर्गत वन अधिकार को परिभाषित किया गया है, जो अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 में प्रदान किए गए हैं, वे अधिकार अभिप्रेत हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी वन अधिकार की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, बस ये कह दिया गया है कि जो भी वन निवासी वन अधिकारों का मान्यता अधिनियम 2006 है, उनकी जो धारा 3 में है अधिकार जो दिए गए हैं धारा 3 में, वही अधिकार हो जाएंगे वन अधिकारी के। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2BF में शारीरिक सफाई कामगार है, देख लेते हैं। शारीरिक सफाई कामगार के रूप में नियोजन का वर्जन एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 2(1)G में दिया गया अर्थ अभिप्रेत है। यहाँ भी कोई स्पेसिफाइड इसका परिभाषा नहीं दे रखा है, बस ये कह दिया गया है कि जो शारीरिक सफाई कामगार के रूप में नियोजन का वर्जन एवं उनका पुनर्वास एक्ट 2013 है, उसमें जो धारा 2(1)G में दिया गया है अर्थ, वही मतलब है शारीरिक सफाई कामगार का। आगे देख लेते हैं धारा 2BG के अंतर्गत लोक सेवक को डिफाइन किया गया है, देख लेते हैं। IPC की धारा 21 जिसमें लोक सेवक डिफाइन है, आपको सब लोगों को पता होगा। IPC की धारा 21 तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक के रूप में व्यक्ति माना जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, वह शामिल है। यहाँ पे कह दिया गया है कि जो IPC की धारा 21 में जिन लोगों को लोक सेवक बताया गया है या फिर और अन्य किसी विधि में जिन लोगों को लोक सेवक बताया गया है वह आ जाएंगे लोक सेवक के अंतर्गत, और जिन्हें CG यानी कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य सौंपा गया है वो सभी लोग आ जाएंगे लोक सेवक के अंतर्गत। आगे पढ़ लेते हैं C में क्या दे रखा है, देख लेते हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, यानी कि धारा 2C में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को डिफाइन किया गया है, पढ़ लेते हैं इसको। इनके वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में है। यानी कि यहाँ भी कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, बस ये लिख दिया गया है कि जो भी संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में है वही अर्थ होगा अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का। आगे देख लेते हैं धारा 2D, इसमें विशेष न्यायालय है। धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है, यानी कि जो धारा 14 में विशेष न्यायालय बनाया गया है वही
सेशन न्यायालय अभिप्रेत है विशेष न्यायालय से। धारा 2E विशेष लोक अभियोजक, विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में विनिर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है, यानी कि जो लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं वो, या फिर जो धारा 15 के इस अधिनियम की धारा 15 में है वे अधिवक्ता हो जाएंगे विशेष लोक अभियोजक। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2EA, यह जोड़ा गया है 2015 अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि धारा 2A EABCD 2015 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। पढ़ लेते हैं इसको। अनुसूची दे रखा है 2EA में, इस अधिनियम के संलग्नित अनुसूची अभिप्रेत है, यानी कि इस अधिनियम में दे रखा है अनुसूची, तो वही अनुसूची अभिप्रेत है अनुसूची से। अगला है धारा 2EB, यानी में इसमें सामाजिक बहिष्कार दे रखा है। पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति को कोई प्रथागत सेवा प्रदान करने या प्राप्त करने से इनकार करना, सामाजिक संबंधों से परहेज करना और अन्यों से उसे पृथक करना अभिप्रेत है, यानी कि सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रथागत सेवा है उसको प्रदान नहीं करता है, या फिर उसको प्राप्त करने से इनकार कर देता है, या फिर और भी जो सामाजिक संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनसे परहेज करता है, और या फिर उसको अलग रखता है बाकी समान व्यक्तियों से, तो ये सब आ जाएगा सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 2EC के अंतर्गत आहत को परिभाषित किया गया है। देख लेते हैं आहत में कौन कौन से लोग आ जाएंगे। जो व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिभाषा के अंतर्गत आता है और जिसने इस अधिनियम में अपराध के कारित होने के परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या आर्थिक हानि सही है या अनुभव किया है या अपनी संपत्ति का नुकसान सहा है, और इसमें उसके नातेदार, विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी शामिल है। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो आहत से मतलब है जिस व्यक्ति को हानि हुई है इस अपराध के तहत, जिसने शारीरिक कष्ट सहे हैं या फिर मानसिक कष्ट सहे हैं या फिर उनको भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कष्ट पहुंचा है, या फिर उनको आर्थिक हानि हुई है, उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो ये सब जिसको हुआ है वह कहा जाएगा आहत। और आहत के अंतर्गत उसके जो नातेदार हैं और जो विधिक संरक्षक हैं और जो विधिक वारिस हैं, ये सभी लोग आ जाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2ED, इसमें गवाह को परिभाषित किया गया है। देख लेते हैं। जो व्यक्ति किसी अपराध के अनुसंधान का मतलब है यहाँ पे अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो, वह गवाह कहलाएगा। या कोई सूचना उसके कब्जे में हो या उसके जानकारी में हो और उससे ऐसी सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाए, वह व्यक्ति गवाह है। इसमें अपराध से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल है, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है वह भी गवाह हो सकता है। तो गवाह में कौन कौन से लोग आ जाएंगे? वे लोग आ जाएंगे जिनको अन्वेषण, जांच या विचारण के बारे में जिनसे जानकारी लेना है, जो मामले से परिचित हो, और इसके अंतर्गत जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी आ जाएंगे। साफ साफ शब्दों में लाइन में कहा गया है। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 2F, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द हैं और उसको परिभाषित नहीं किया गया है, और IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, और एविडेंस तथा CRPC यानी कि साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित है, तो उनका वही अर्थ माना जाएगा। यानी कि सिंपल तौर पे कहा गया है कि जो शब्द इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है और उनका वे IPC, एविडेंस और CRPC के अंतर्गत परिभाषित है, तो उनका वहीं से अर्थ मान लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। उपधारा 2 है, धारा 2 का उपधारा 2 है। इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें यह अधिनियम या उपबंध लागू नहीं है, यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त स्थानीय विधि के प्रति निर्देश है। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये SC/ST एक्ट लागू नहीं है और वहाँ पे कोई और विधि लागू है, स्थानीय विधि लागू है, तो उसका यहाँ पे जो निर्देश दिया जाएगा उस विधि के तहत माना जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। अध्याय 2। अध्याय 2 में दे रखा है अत्याचार के अपराध, जो कि धारा 3 से लेकर के 9 तक दे रखा है। यहाँ पे मैंने सभी धाराओं को सीक्वेंस से लिख दिया है ताकि याद करने में आसानी हो। देख लेते हैं। धारा 3 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड है। धारा 4 में कर्तव्यों के उपेक्षा के लिए दंड है। धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड है।
धारा 6 आईपीसी के कुछ उपबंधों का लागू होना। धारा 7 कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का समापहरण यानी कि जब्ती। धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा। धारा 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना। आप लोग वीडियो पॉज करके लर्न कर सकते हैं। अब सभी धाराओं को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं धारा 3 को। इसमें दे रखा है अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। मैंने सभी को सीक्वेंस से इजी लैंग्वेज में बिल्कुल लिखा है ताकि अच्छे से समझ आ जाए। पढ़ लेते हैं इसको। उपधारा 1 जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए भी निम्न अपराध करेगा वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 महीने से कम नहीं होगा किंतु 5 साल तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से अपराध दे रखे हैं इसमें। यानी कि इसमें जितने भी अपराध दे रखे हैं उसमें से यदि कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST का सदस्य नहीं है वह निम्नलिखित अपराध करेगा तो कितने साल की उनकी कारावास की अवधि है, 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की हो सकती है। अब देख लेते हैं कौन कौन से अपराध हैं। ए में दे रखा है SC ST के सदस्य के मुंह में किसी अखाद्य या हानिकर पदार्थ को डालता है या उसे पीने या खाने के लिए बलित करना, अपराध हो जाएगा। बी में है SC ST व्यक्ति के परिसर में या परिसर के प्रवेश पर मल, कंकाल या किसी अन्य हानिकर पदार्थ को ढेर लगाता है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 देख लिया। पहले में क्या है कि वह SC ST के किसी सदस्य के मुंह में कोई अखाद्य पदार्थ डालता है या फिर उसको खाने पीने के लिए बलपूर्वक प्रयोग करता है। और बी में क्या है कि SC ST व्यक्ति के परिसर में यानी कि उसका जो घर है उसके आसपास के क्षेत्र में कोई मल, कंकाल या फिर किसी अन्य हानिकर पदार्थ का ढेर लगाता है तो वह आ जाएगा अपराध के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। सी में दे रखा है SC ST के व्यक्ति को आशयपूर्वक चोट पहुंचाता है या अपमान या परेशान करता है या उसके पड़ोस में कूड़ा, मुर्दा अथवा अन्य कोई घृणित पदार्थ डालता है तो वह हो जाएगा अपराध। नेक्स्ट है डी में जूतों का माला पहनाता है या उसे नग्न या अर्धनग्न अवस्था में घुमाता है। ई में है SC ST के सदस्य पर जबरदस्ती करता है जैसे कपड़े उतारना, सिर मोड़ना, मूछें उखाड़ना या चेहरे पर कालिख लगाना या कोई अन्य अपमानजनक कार्य करता है तो ये हो जाएगा अपराध। एफ में दे रखा है उसके जमीन पर गलत रूप से कब्जा करना या उस पर खुद खेती करना या उसको हस्तांतरित करना। आगे है जी में उनकी जमीन या परिसर से गलत तरीके से बेदखल करना अथवा उसके उपभोग के अधिकार में दखल डालना, उनकी फसलों को नष्ट करना या उन्हें ले जाना। नेक्स्ट है एच में दे रखा है बंधुआ मजदूरी कराना। आई में है मानव अथवा जानवर के मृत शरीर को हटाने या ले जाने या कब्र खुदवाने को मजबूर करना। जे में है शारीरिक सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुमति देना। नेक्स्ट है SC ST की महिला को मंदिर में दासी के रूप में रखना। अगला है एल किसी चुनाव में उन्हें अभित्रस्त करना या रोकना। जैसा कि इसको आगे पढ़ते हैं, पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 2A में क्या था, SC ST के सदस्य के मुंह में किसी अखाद्य हानिकर पदार्थ को नहीं डालना है। नेक्स्ट था उसके परिसर में यानी कि SC ST व्यक्ति के परिसर में प्रवेश पर मल, कंकाल या किसी अन्य हानिकर पदार्थ का ढेर नहीं लगाना है। यदि लगाता है तो वह अपराध हो जाएगा। सी में दे रखा है यदि उसको आशयपूर्वक चोट पहुंचाता है या फिर अपमान या परेशान करता है या फिर उसके पड़ोस में कूड़ा, मुर्दा अथवा अन्य कोई घृणित पदार्थ डालता है तो वह हो जाएगा अपराध। नेक्स्ट दे रखा है यदि उस व्यक्ति को यानी ST SC सदस्य के किसी व्यक्ति को जूतों का माला पहनाता है या फिर उसे नग्न या फिर अर्धनग्न अवस्था में घुमाता है। नेक्स्ट है यदि जबरदस्ती करता है SC ST के सदस्य को, जैसे कि उसमें हो जाएगा कपड़े उतारना, सिर मोड़ना, मूछें उखाड़ना, चेहरे पर कालिख लगाना, ये सब अपमानजनक कार्य करना अपराध हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके ज़मीन पर गलत रूप से कब्जा करना या फिर उस पर खुद खेती करना या उसको हस्तांतरित करना, ये सारे हो जाएंगे अपराध। उनकी ज़मीन या परिसर में गलत तरीके से बेदखल करना अथवा उसके उपभोग के अधिकार में दखल डालना, उसकी फसलों को नष्ट कर देना या फिर उन्हें ले जाना। अगला है एच में दे रखा है बंधुआ मजदूरी कराना। एंड नेक्स्ट मानव तथा जानवर के मृत शरीरों को हटाने या ले जाने के लिए या फिर कब्र खुदवाने को मजबूर करना। नेक्स्ट है
शारीरिक सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्यों की नियुक्ति के लिए अनुमति देना। नेक्स्ट है SC/ST की कोई महिला है तो उसको मंदिर में दासी के रूप में रखना। ये सारे अपराध हो जाएंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको इस एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। ऊपर हम लोग दंड देखे हैं, कितना दंड हो सकता है, तो ये दंड हो सकता है 6 महीना से लेकर के 5 साल तक का। आगे पढ़ लेते हैं। एल में दे रखा है किसी चुनाव में उन्हें अभित्रस्त करना या रोकना, जैसे मतदान करना या नहीं करना या गलत रीति से मतदान करना, अभ्यर्थी के रूप में नॉमिनेशन प्रस्तुत न करना या नॉमिनेशन वापस लेना, अभ्यर्थी के रूप में SC/ST के सदस्य की नॉमिनेशन को प्रस्तावित नहीं करना, यानी कि चुनाव से संबंधित मामले में मतदान करने से या फिर नहीं करने से कोई व्यक्ति रोकता है किसी SC/ST सदस्य को, या फिर उसको अपना नॉमिनेशन नहीं प्रस्तुत करने देता है, या फिर उसके नाम को प्रस्तावित नहीं करता है SC/ST एक्ट के, तो ये सभी अपराध हो जाएंगे इस एक्ट के तहत। आगे देख लेते हैं। धारा 3 थोड़ी लंबी है क्योंकि इसमें दे रखा है कि कौन कौन से एक्ट यानी कि कार्य अपराध हो जाएंगे इस एक्ट के तहत। देख लेते हैं। एम में दे रखा है SC/ST के सदस्य जो कि संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या भाग 9(1) के अधीन नगर पालिका का सदस्य हो या किसी अन्य पद पर हो उसके कार्यों को बाधित करना, यानी कि कोई भी SC/ST का सदस्य जो पंचायत या फिर नगर पालिका में सदस्य हो तो उसके कार्य को में बाधा डालना हो जाएगा अपराध। नेक्स्ट है एन, मतदान के बाद SC/ST के सदस्यों का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना। बहिष्कार सामाजिक और आर्थिक को डिफाइन किया गया था, हम लोगों ने पहले देखा है अभी। उपहति या गंभीर उपहति का या हमला करना, धमकी देना, उसे दी गई जन सेवा के लाभों को प्राप्त करने से रोकना, ये सब आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओ में है मतदान करने या नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना। नेक्स्ट, SC/ST के सदस्यों के विरुद्ध मिथ्या विद्वेषपूर्ण या तंग करने वाले वाद या दांडिक कार्यवाही संस्थित करना, यानी कि कोई भी SC/ST का सदस्य है उसके विरुद्ध झूठ में मुकदमा लाया जाता है उसको तंग करने के लिए, तो यहाँ पे अपराध होगा। नेक्स्ट है क्यू, किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना देना या ऐसे लोक सेवक को उपहति या क्षोभ कारित करना आ जाएगा। आर में है लोक दृश्य के भीतर किसी स्थान में SC/ST के सदस्य को अपमानित करना, यानी कि कोई लोक जगह है तो पब्लिक प्लेस है तो वहाँ पे कोई SC/ST का सदस्य है तो उसको अपमानित करना शब्दों के द्वारा। नेक्स्ट है एस, लोक दृश्य के भीतर किसी स्थान में जाति का नाम लेकर गाली गलौज करना। अगला है SC/ST के सदस्यों द्वारा पवित्र मानी जाने वाली स्थान या वस्तु को नष्ट करना, क्षतिग्रस्त करना या अपवित्र करना, यानी जो वे लोग जहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, नष्ट करना या फिर अपवित्र बनाना उसको आ जाएगा। अगला है यू, लिखे गए, बोले गए या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या अन्य तरीके से SC/ST के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या विद्वेष की भावनाओं को बढ़ावा देना या देने का प्रयास करना। नेक्स्ट है बी, सम्मानधारी किसी स्वर्गीय व्यक्ति का असम्मान करना, यानी कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसको उसके बारे में अपमानजनक शब्द को बोलना। नेक्स्ट है डब्ल्यू, SC/ST के किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छूना, यौन प्रकृति के शब्दों का प्रयोग करना या संकेत करना कि वह SC/ST के सदस्य है, तो ये सभी आ जाएगा अपराध के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं 10, SC/ST के सदस्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जल स्रोत, जलाशय को गंदा करना। नेक्स्ट है वाई, सार्वजनिक समागम के स्थान पर जाने से रोकना, यानी कि कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सब लोग जाने का अधिकार है सबका, वहाँ पे उनको जाने से रोकना। नेक्स्ट है जेड, SC/ST के सदस्यों को अपना घर, गांव या अन्य निवास स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करना, परंतु इसकी कोई बात जन कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी बात को लागू नहीं होगा, यानी कि जो भी राज्य अगर ज़रूरत हो या फिर कोई विधि के अनुसार ज़रूरत हो तो वहाँ से उनको हटाया जा सकता है। आगे पढ़ लेते हैं जेड ए, यहाँ तक ABCD से लेकर के ए से लेकर के जेड तक दे दिया गया है, अब जेड ए से स्टार्ट कर दिया गया है। पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में के संबंध में किसी भी तरीके से SC/ST के सदस्य को बाधित करना या निवारित करना, यानी कि यहाँ भी दे रखा है ये निम्न कार्य जो भी करेगा वह अपराध होगा। पढ़ लेते हैं। 1 में है सार्वजनिक रूप से प्रयुक्त संपत्ति जैसे कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, नदी, झरना, कुआं, स्नान घाट, सड़क या अन्य सुविधाओं से, या फिर पहाड़ पर चढ़ने या किसी वाहन में बैठने या नए जूते
या कपड़े पहनने या सार्वजनिक स्थान पर बारात निकालने या घोड़े पर बैठने से। नेक्स्ट है किसी धार्मिक स्थान में प्रवेश करने से या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में शामिल होने से, या फिर किसी शैक्षणिक संस्था या अस्पताल, दुकान या मनोरंजन के स्थान पर या किसी लोक स्थान पर प्रवेश करने से, या सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए बर्तनों या वस्तुओं का प्रयोग करने से, किसी कारोबार, व्यापार या वाणिज्य चलाने से यदि रोकता है तो वह हो जाएगा अपराध। आगे देख लेते हैं जेड बी, जादू टोना का आरोप लगाकर उनको शारीरिक क्षति या मानसिक पीड़ा पहुंचाना भी अपराध हो जाएगा। जेड सी में है SC ST के किसी व्यक्ति, समूह या परिवार को सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करता है या फिर धमकी देता है। आगे देख लेते हैं उपधारा 2 में दे रखा है। अभी तक हम लोगों ने उपधारा 1 का देख रहे थे, ए से लेकर के जेड तक था, उसके बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी था। अब उपधारा 2 है, देख लेते हैं इसमें क्या है। कोई व्यक्ति जो SC ST का सदस्य नहीं है, SC ST के किसी सदस्य को आशयपूर्वक मृत्यु दंड से दंडित किसी अपराध में फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि उसके द्वारा दिए गए मिथ्या साक्ष्य पर दोष सिद्ध कर दिया जाता है और फांसी दे दी जाती है तो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जो SC ST का सदस्य नहीं है और SC ST के किसी सदस्य को मृत्युदंड से दंडित किसी अपराध में फंसाने के लिए कोई मिथ्या साक्ष्य, झूठा साक्ष्य देता है या फिर गढ़ता है तो उसको आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि वह व्यक्ति को उसके आधार पर, मिथ्या साक्ष्य के आधार पर दोषी कर दिया जाता है तो उसको मृत्युदंड की सजा मिलेगी। आगे पढ़ लेते हैं। यदि ऐसे अपराध में फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है जो मृत्युदंड से दंडनीय तो नहीं है किंतु 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो अवधि जो 6 महीने से कम की नहीं होगी किंतु 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि यदि ऐसे अपराध में फंसाता है जो मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है किंतु वह 7 साल से अधिक का कारावास से दंडनीय है वह अपराध, तो वहाँ पे उसको सज़ा कितनी मिलेगी? वहाँ पे सज़ा मिलेगी 6 महीने से लेकर के 7 साल तक मिल सकती है। आगे पढ़ लेते हैं। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा तो ऐसे अवधि के कारावास से जो 6 महीने से कम का नहीं होगा और जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि जहाँ पे रिष्टि हो रही है वहाँ पे कितनी सज़ा का प्रावधान है? तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक का हो सकेगा। नेक्स्ट है SC ST के किसी सदस्य की पूजा के स्थान, मानव आवास या अन्य संपत्ति के लिए उपयोग में लाए जा रहे भवन को अग्नि या विस्फोटक द्वारा नष्ट करेगा, वह आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि उनका SC ST के किसी सदस्य का कोई पूजा का स्थान है या फिर उनका आवास है तो उनको अगर अग्नि से या फिर विस्फोटक पदार्थ से, गोले बारूद से नष्ट करेगा तो उसको कितना कारावास मिलेगा? तो आजीवन कारावास मिलेगा और जुर्माना भी दिया जाएगा। अगला है 5वें नंबर पे, यह जानते हुए कि वह व्यक्ति SC ST का सदस्य है और संपत्ति उनकी है, IPC के अधीन 10 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध करता है तो वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि उसको पता है कि कोई अपराध 10 साल से अधिक के कारावास से दंडनीय है और वो वही अपराध कर देता है तो उसको क्या मिलेगी सज़ा? उसको आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा मिलेगी। आगे है 5A में दे रखा है, सब क्लास 5A में यह जोड़ा गया है 2015 संशोधन के द्वारा। पढ़ लेते हैं इसको। व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध अनुसूची में वर्णित कोई अपराध करता है तो IPC के अनुसार दिए गए दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का दायी होगा। यानी कि जो अपराध इस अधिनियम की अनुसूची में दे रखा है वह अपराध करेगा तो वह जुर्माने का दायी होगा और जितना उस अपराध का दंड दिया गया है उससे उस अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। आगे है 6, यह जानते हुए या विश्वास रखते हुए कि इस एक्ट के अधीन कोई अपराध किया गया है, अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य को छिपाएगा या मिथ्या सूचना देगा तो वह उसी अपराध के लिए दंड से दंडनीय होगा। यानी कि उसको पता है कि कोई अपराध किया गया है SC ST एक्ट के तहत और उसको जानबूझ के छिपाता है उसके साक्ष्य को या फिर मिथ्या सूचना देता है, झूठा सूचना देता है तो उसको उसी अपराध के लिए दंड से जो भी दंड होगा दंडनीय
किया जाएगा। नेक्स्ट है 7, लोक सेवक होते हुए उस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा वह 1 साल के कारावास से या उस अपराध के लिए दंड से दंडनीय होगा। यानी कि जो कोई व्यक्ति लोक सेवक है और वह अपराध करता है तो उसकी सजा होगी 1 साल, या फिर वह अपराध से जो दंड उस अपराध में दिया गया है उसी दंड से दंडित किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 4। धारा 4 में 2015 द्वारा संशोधन किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या है। कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। धारा 4 पढ़ लेते हैं इसको एक एक करके। उपधारा 1, जो कोई लोक सेवक होते हुए SC/ST का सदस्य नहीं है, यानी कि जो कोई ये लोक सेवक है वो SC/ST का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, वह 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के कारावास से दंडनीय होगा। यानी कि यदि कोई लोक सेवक है जो कि SC/ST का सदस्य नहीं है, वह कोई अपराध करता है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसकी सजा है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की हो सकेगी। आगे है 2, उपधारा 2, लोक सेवक के निम्न कर्तव्य होंगे। देख लेते हैं इनकी क्या क्या कार्य हैं। सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने के पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना और पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी द्वारा लेखबद्ध सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना। इस अधिनियम के अधीन FIR दर्ज करना समुचित धारा के अधीन। अगला है लेखबद्ध प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत देना। नेक्स्ट है पीड़ितों या गवाहों के बयान लेखबद्ध करना। नेक्स्ट है अनुसंधान करना और 60 दिन के अंदर न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत करना और यदि कोई विलंब हो तो उसे स्पष्ट करना। नेक्स्ट किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सही रूप से तैयार करना, बनाना और अनुवादित करना। नेक्स्ट है किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करना। तो यहाँ पे उपधारा 2 में लोक सेवक के कर्तव्य दे रखे हैं कि लोक सेवक क्या क्या करेंगे। तो यह जो भी FIR उनके सामने रखी जाएगी उनको लेखबद्ध करेंगे और जो FIR देगा सूचनाकर्ता होगा उसको पढ़कर सुनाएंगे और FIR की एक प्रति तुरंत देंगे किसको, सूचनाकर्ता को जो FIR लिखवाएगा। या फिर उस मामले में कोई पीड़ित है या फिर गवाह है तो उसका बयान लिखेंगे और अन्वेषण करेंगे और यह अन्वेषण में 60 दिन के अंदर उनको आरोप पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसमें कोई भी दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उसको सही रूप से तैयार करेंगे, रखेंगे और भी जो अन्य कर्तव्य उनको सौंपे जाएंगे वह करेंगे। परंतु यदि लोक सेवक के विरुद्ध कोई आरोप है तो वह प्रशासनिक जांच के अनुसर्ग में से दर्ज किया जाएगा कि अनुशंसा से दर्ज किया जाएगा। यानी कि यदि कोई आरोप लोक सेवक के ही विरुद्ध कर दिया गया है तो वह वहाँ पे प्रशासनिक जांच की अनुशंसा से ही FIR दर्ज किया जाएगा। आगे देख उपधारा 3 है, धारा 4 का उपधारा 3, लोक सेवक के कर्तव्य के संबंध में कोई संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही के लिए निर्देश प्रदान किया जाएगा। यानी कि यदि कोई मामला लोक सेवक के विरुद्ध है तो उनका संज्ञान कौन लेगा, तो विशेष न्यायालय या फिर अनन्य विशेष न्यायालय लेगा। नेक्स्ट है धारा 5, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। पढ़ लेते हैं इसको। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दूसरी बार दोष सिद्ध किया जाता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 साल से कम की नहीं होगी किंतु उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। यानी कि जो एक बार पहले अपराध कर चुका है इस एक्ट के तहत दूसरी बार दोष सिद्ध किया जाता है तो वह उसकी सजा कितनी होगी, 1 साल की होगी या फिर जितना दंड उस अपराध में दिया गया है उतने तक की होगी। आगे देख लेते हैं धारा 6, IPC के कतिपय उपबंध का लागू होना, यानी भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का लागू होना। पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए IPC की धारा 34, चैप्टर 3, 4, 5, 5(1), धारा 149 और चैप्टर 23 के उपबंध इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे। आगे पढ़ लेते हैं धारा 7, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समर्पण। देख लेते हैं कौन से व्यक्ति की संपत्ति की जब्ती हो रही है। पढ़ लेते हैं इसको। जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध किया जाता है वहां विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की अस्थावर या जंगम या दोनों संपत्ति जिनको उस अपराध में करने में प्रयोग किया गया है सरकार को समर्पित हो जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध हो गया है वहाँ पे कोई दंड देने के अतिरिक्त ये भी दे सकता है न्यायालय आदेश कि जो भी उस व्यक्ति की जंगम या फिर अस्थावर संपत्ति है उसको
जब्त कर लिया जाए और उसको सरकार को दे दिया जाए। जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अभी अभियुक्त है, यानी कि अभी वो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, वहाँ उसका विचारण करने वाला न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उसके स्थावर या जंगम या दोनों संपत्ति विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएगी, और यदि अभियुक्त विचारण के पश्चात दोष सिद्ध होता है, यानी कि यदि अभी अभियुक्त है, उसको दोषी सिद्ध नहीं ठहराया गया है, तो वहाँ पे न्यायालय निर्देश दे सकता है कि उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। आगे पढ़ लेते हैं। यदि अभियुक्त विचारण के पश्चात दोष सिद्धि किया जाता है तो उसकी संपत्ति उसे दिए गए जुर्माने की राशि तक जब्त कर ली जाएगी और शेष वापस कर ली जाएगी। यानी कि जो संपत्ति उसकी कुर्क की गई थी और वह व्यक्ति दोष सिद्ध ठहरा दिया जाता है, तो उसकी जो जुर्माना रहेगी उतनी संपत्ति को ले लिया जाएगा, बाकी अधिक अगर संपत्ति होगी तो उसको वापस कर दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा देख लेते हैं। इस अध्याय के अधीन किसी बात के होते हुए किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने अपराधकर्ता को कुछ वित्तीय सहायता की है, तो जब तक तथ्य प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। यानी कि यदि कोई अभियुक्त के खिलाफ यह कहा जाता है कि उसने कोई वित्तीय सहायता किया है, तो जब तक वह साबित नहीं कर देता है तब तक यह माना जाएगा कि उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया है। आगे पढ़ लेते हैं। बी, यदि व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है और यह साबित हो जाता है कि किसी विवाद के कारण भूमि या अन्य विषय में अपराध किया गया है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य की अग्रसर करने के लिए की गई है। यानी कि यहाँ जहाँ पे कोई भूमि विवाद का कारण हो, वहाँ पे कोई अपराध किया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वहाँ पे उसका अपराध करने का सामान्य आशय या फिर सामान्य उद्देश्य था। आगे है सी, उपधारा सी में है, ये 2015 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। पढ़ लेते हैं। यदि अभियुक्त को पीड़ित या उसके परिवार के बारे में निजी जानकारी भी है, तो जब तक तथ्य प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, कोर्ट यह उपधारित करेगा कि उसे पीड़ित की जाति या जनजाति की जानकारी थी। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 9 शक्तियों का प्रदान किया जाना। संहिता, यहाँ पे देख, संहिता का मतलब है CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता। संहिता या इस अधिनियम के अन्य उपबंध के होते हुए भी यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो वह देख लेते हैं। अपराध के निवारण के लिए या किसी मामले या मामले के वर्ग के लिए किसी जिले या उसके किसी भाग के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र द्वारा पुलिस अधिकारी की शक्तियां गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन के लिए प्रदान कर सकेगी। यानी कि यदि कहीं भी ज़रूरत है तो राज्य सरकार क्या करेगी, पुलिस अधिकारी को की शक्तियाँ किसी अन्य व्यक्ति को दे देगी जहाँ पे गिरफ्तारी या फिर अन्वेषण या फिर अभियोजन करने के लिए आवश्यकता है। तो आगे देख लेते हैं। उपधारा 2 यानी कि धारा 9 का उपधारा 2 है। पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारियों की सहायता करेंगे। यानी कि जो उपधारा 1 के तहत अधिकारी की नियुक्ति की गई है, उन सभी का उसको ये सभी लोग जितने भी अन्य अधिकारी लोग हैं, ये लोग और नियम स्कीम जो भी बनाया जाएगा उस माध्यम से उसकी सहायता की जाएगी। नेक्स्ट है उपधारा 3, संहिता के उपबंध उपधारा 1 में नियुक्त अधिकारी के शक्तियों पर भी लागू होंगी। अब पढ़ना है अध्याय 3 से। अध्याय 3 में दे रखा है निष्कासन। यह है धारा 10 से लेकर के 13 तक। अब धारा 10 से लेकर के धारा 23 तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और कोई भी आप लोगों का कमेंट हो, क्वेरी हो या फिर किसी भी कंटेंट की ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरा प्रयास करूँगी सभी कंटेंट को प्रोवाइड कराने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।